नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के सबसे लंबे और सबसे उलझे हुए अंदरूनी संघर्षों में से एक की। एक ऐसा संघर्ष जो 75 सालों से चल रहा है और जिसने एक वक्त पर देश के अंदर ही एक समानांतर सरकार खड़ी कर दी थी। तो ये कहानी है इस बात की कि कैसे यूरोप में पैदा हुई एक विचारधारा ने भारत में 75 साल तक चलने वाले विद्रोह को जन्म दे दिया। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, इसने तो सीधे सीधे भारतीय राज्य की नींव को ही चुनौती दे डाली थी। तो इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब 19वीं सदी में। वहां से एक ऐसा विचार निकला जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। देखिए, इसका जो मूल विचार था वो बहुत सीधा सा था कि मजदूर, गरीब और किसान, इनका एक शासक वर्ग शोषण कर रहा है और इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना है, भले ही इसके लिए हिंसा का रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। अब जब ये विचारधारा भारत पहुंची तो यहाँ की शोषक जमींदारी व्यवस्था में इसे पनपने की जमीन मिल गई। एक तरफ तो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, जो राजनीति के रास्ते बदलाव लाना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ चीन में माओ की सफलता से प्रेरित होकर एक ज्यादा कट्टरपंथी गुट भी उभर रहा था। और इसी गुट के एक बहुत ही अहम नेता थे चारू मजूमदार। उन्होंने कुछ दस्तावेज लिखने शुरू किए जिन्हें आज ऐतिहासिक 8 दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। और ये दस्तावेज एक तरह से भारत में हथियारबंद क्रांति करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड बन गए। तो अब देखिए, विचार तैयार था, गाइडबुक भी तैयार थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस आग को भड़का सके। और वो चिंगारी मिली 1967 में, एक छोटे से गांव में, एक ऐसा गांव जिसने इस पूरे आंदोलन को अपना नाम दे दिया। तो हुआ ये कि एक आदिवासी किसान था, बिमल किसान। उसने कोर्ट में केस जीतकर अपनी जमीन एक जमींदार से वापस ले ली। लेकिन जब वो अपनी ही जमीन पर खेती करने गया तो जमींदार के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं ने बदला लेने के लिए किसानों को इकट्ठा किया और जमींदारों पर हमला बोल दिया। मामला इतना बढ़ा कि एक पुलिस वाले की भी जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस हिंसा की आग में पूरा इलाका जल उठा। और ये गांव था नक्सलबाड़ी। इसी गांव के नाम पर इस पूरे आंदोलन को नाम मिला नक्सलवाद। ये नाम हमेशा के लिए इस घटना से जुड़ गया। नक्सलबाड़ी के उस एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन देखते देखते जंगल की आग की तरह फैल गया और इसने एक बहुत बड़ा इलाका बना लिया जो पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल से बाहर था। बात करें 2010 की तो यह आंदोलन अपने चरम पर था। जरा सोचिए, 10 राज्यों के 180 जिलों में फैला 92,000 स्क्वायर किलोमीटर्स से भी ज्यादा का इलाका इनके कब्जे में था। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि इन घने जंगलों और दूर दराज के इलाकों में नक्सली सिर्फ लड़ नहीं रहे थे। नहीं, उन्होंने अपनी एक पैरेलल सरकार बना ली थी जिसे वो जनता सरकार कहते थे। वो ऐसे काम कर रहे थे जो असली सरकार नहीं कर पा रही थी, जैसे कि स्थानीय झगड़ों का फटाफट निपटारा, किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देना। और इसी वजह से उन्हें वहाँ के लोगों का खूब समर्थन भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि इस सरकार को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो पैसा आता था जबरन वसूली से, किडनैपिंग से और अफीम के अवैध व्यापार पर कब्जा करके। ऊपर से बाहरी गुटों से उन्हें ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार भी मिल रहे थे, जिससे वो एक मजबूत फौज बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज अपने चरम पर होती है तभी उसका पतन भी शुरू होता है। इस आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अंदर से खोखला होने लगा और साथ ही सरकार ने भी इनसे निपटने के लिए एक नई और ज्यादा असरदार रणनीति अपनाई। सबसे बड़ी दरार आई विचारधारा और हकीकत के बीच। कहने को तो ये लड़ाई गरीबों और शोषितों के लिए थी, लेकिन असलियत में क्या हो रहा था? इनके बड़े बड़े नेता शहरों में आलीशान फ्लैट खरीद रहे थे, अपने बच्चों का एडमिशन लाखों रुपए देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में करवा रहे थे। ये जो दोहरापन था, इस पाखंड ने आदिवासियों का उन पर से भरोसा तोड़ दिया। उधर सरकार ने भी अपना तरीका बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं हो रही थी। सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर हमला। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन किए गए। शहरों में जो इनके अर्बन नक्सल नेटवर्क थे, उन पर शिकंजा कसा गया। नोटबंदी से इनके फिनेंस की कमर तोड़ी गई। और सबसे जरूरी, सरकार ने उन दूर दराज के इलाकों में विकास पहुंचाना शुरू किया।
तो एक तरफ अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ सरकार का ये चौतरफा दबाव, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर इस आंदोलन की कमर तोड़कर रख दी। और इसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा। जो रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा एक समय 180 जिलों में फैला था, वो आज 90% से ज्यादा सिकुड़कर बस कुछ मुट्ठी भर इलाकों में सिमट गया है। और अब तो सरकार ने पक्की समय सीमा भी तय कर दी है। उनका मानना है कि जो विद्रोह एक समय ऐसा लगता था कि कभी खत्म नहीं होगा, अब उसका अंत करीब है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 75 साल के इस संघर्ष के बाद क्या एक समय सीमा तय कर देने से वो विचारधारा भी खत्म हो जाएगी जिसने इस पूरी क्रांति को हवा दी थी? भले ही लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन वो वजहें, वो शोषण, वो असमानता जिन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया था, वो आज भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।